A very good morning to all my dear students. I welcome all of you back to my channel. Today we are going to study chapter 8, The Glory of Bharatvarsha, part 2 in social science. Earlier in this chapter we studied about the glory related to ancient India, the agricultural part, the rural life of ancient India, life in towns. We studied about ancient Indian art, the literature of India, in which we studied about the religious literature, the non-religious literature, about the description of India given by the foreign travelers. All right. Now today we are going to start with the traders' new routes, which is given on page number 43. Now I will be sharing the I will be reading whole chapter. I want all of you to sit with your textbooks and markers and pens so that you can underline the important points given in the text. We will also be discussing the exercises which are given at the end of the chapter. Alright, so let's start. Traders' new routes. In ancient times, India was quite well developed in trade and commerce and trading of various commodities with foreign countries. India's prosperity was at its peak due to trade. Trading was done through land routes and sea routes. जो इंडिया था उसकी जो ट्रेडिंग पीरियड था ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया दैट वाज ऑन पीक और बिकॉज ऑफ विच जो इंडिया था उसका ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत सारी कमोडिटीज़ को लेके फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चलता था और इस वजह से इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी थी क्योंकि बिजनेस अच्छा चलता था, ट्रेडिंग बहुत अच्छा चलता था, उसकी इंडिया की प्रॉस्पेरिटी पीक पर थी. ठीक है. ट्रेडिंग कहाँ से होता था? लैंड रूट से भी होता था और सी रूट से भी होता था. लोथल वॉज द मेजर पोर्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. प्लीज़ अंडरलाइन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लोथल वॉज द मेजर पोर्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. At Lothal, a carriage dockyard, underline this as well. At Lothal, a carriage dockyard and warehouse have been found, which provided us information about sea transports. जो लोथल है वो हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर एक मेजर पोर्ट हुआ करता था और आज हमको वहाँ के एक कैरेज डॉकयार्ड और वेयरहाउस से जो मिला है हमको वहाँ से हमें बहुत सारी सी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. द पीपल ऑफ लोथल यूज टू मेक वेरियस पॉटरी यूटेंसिल्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ज्वेलरी. ट्रेडिंग वॉज डन ऑफ बीड्स मेड फ्रॉम ऑयस्टर्स एंड आइवरी. आइवरी मतलब हाथी के दांत के बने हुए जो बीड्स होते थे उसकी ट्रेडिंग होती थी. इंडियन स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एंड प्रीशियस स्टोन्स वेयर इन ग्रेट डिमांड. जो इंडियन मसाले हैं, ठीक है, ये और जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे ये बहुत ज़्यादा डिमांड में होते थे. इनफैक्ट ये आज भी बहुत डिमांड में है. कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस वेयर एक्सपोर्टेड टू यूरोप वाया सेंट्रल एशिया. कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस जो थे, मसाले, कॉटन और सिल्क, ये कहाँ से एक्सपोर्ट होते थे? यूरोप को एक्सपोर्ट किए जाते थे थ्रू सेंट्रल एशिया, थ्रू द इंटरनेशनल पोर्ट्स लाइक खंबात, भरूचा, सोपारा एंड ताम्रालिप्ती. कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, स्पाइसेस, सिनामन, टिम्बर वेर एक्सपोर्टेड टू ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वाइल गोल्ड, सिल्वर एंड अदर आइटम्स वेर इम्पोर्टेड. हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम क्या करते थे, इंटरनेशनल पोर्ट्स में हम एक्सपोर्ट करते थे. लेकिन गोल्ड यानी सोना, चांदी और जो दूसरे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी वो हम दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में बुलाते थे, उसको इम्पोर्ट कहते हैं. मैनी पीपल यूज टू ट्रेवल फ्रॉम चाइना
to the remote areas on foot and on horseback. They used to carry silk cloth with them. चाइना से बहुत से लोग रिमोट एरियाज़ में आते थे, या तो चल के आते थे या तो घोड़े पे बैठकर आते थे, और वो अपने साथ में सिल्क क्लॉथ जो है, सिल्क का कपड़ा लेकर आते थे. द रूट दे ट्रेवल्ड ऑन वॉज नोन एज सिल्क रूट. और वो जिस रूट से चलकर आते थे उसको बोलते थे सिल्क रूट. द मर्चेंट्स ऑफ मेनली चाइना, इंडिया, ईरान, अरबिस्तान, ग्रीस एंड रोम वर एसोसिएटेड विद दिस ट्रेड रूट. अब जो व्यापारी होते थे, ज़्यादातर ये व्यापारी कहाँ के होते थे? चाइना के, इंडिया के, ईरान के, अरबिस्तान के, ग्रीस के और रोम के, जो इस ट्रेड रूट से कनेक्टेड होते थे. फाइन. पोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया वेर नोन सेंटर्स फॉर एक्सपोर्टिंग ब्लैक पेपर एंड अदर स्पाइसेस. जो साउथ इंडिया का पोर्ट है वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ से काली मिर्च और बाकी के जो मसाले हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते थे. एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में भेजना. द पेंटिंग्स ऑफ एंशिएंट इंडिया. The paintings associated in Indian culture have been found in large numbers in the caves of Ajanta, Ellora, बाग एंड अमरावती. जो पेंटिंग है इंडियन कल्चर से रिलेटेड वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई गई है? अजंता एलोरा में, बाग में और अमरावती में. द पेंटिंग्स ऑफ अजंता एलोरा आर वर्ल्ड फेमस अमंग देम. इन सब में अजंता एलोरा की जो पेंटिंग्स है वो वर्ल्ड फेमस है. द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स ऑफ पद्मा पानी इज़ द जूल ऑफ इंडियन कल्चर. जो पद्म पानी है वो दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है और वो इंडियन कल्चर के लिए एक जूल है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है. द शिवा टेम्पल, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इज़ द ग्रेट स्कल्पचर कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल रॉक. जो शिव टेम्पल है, कैलाश टेम्पल जो बनाया गया है विच इज़ इन एलोरा, ठीक है, वो एक सिंगल रॉक से पूरा टेम्पल बनाया गया है. स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया. द स्कल्पचरल आर्ट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, गांधार आर्ट एंड मथुरा आर्ट. गांधार आर्ट was a confluence of a Greek and Indian style, while Mathura art was completely Indian style. जो स्कल्पचरल आर्ट है इंडिया का उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट. अब जो गांधार आर्ट है वो मिक्स है ऑफ ग्रीक और इंडियन स्टाइल का, ठीक है, जबकि जो मथुरा आर्ट है वो कम्प्लीटली इंडियन स्टाइल से बना हुआ है. Now we have already learned about the Harappan civilization. और हमको मालूम है कि जो टाउन प्लानिंग की गई है ड्यूरिंग हरप्पा सिविलाइजेशन इज़ वर्ल्ड रिनोन्ड मॉडल. वो वर्ल्ड फेमस मॉडल है ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. ओके, वहाँ पे हमने पढ़ा कि जिस तरीके से उन्होंने टाउन बनाया था, बाथ्स बनाए थे, ग्रैनरीज बनाई थी, वेयर ऑफ वन ऑफ देयर काइंड. फाइन. सो इस तरीके से केव आर्किटेक्चर भी हमको मिले हैं, जैसे कि हिल्स ऑफ बराबर, नासिक हिल्स, अजंता एलोरा एंड अमरावती. ओके. नाउ लार्ज स्टैचूज ऑफ बुद्धा हैव बीन फाउंड इन बमियान एंड चारसोदा in this style. Okay, other style is completely Indian, which is known as Mathura art. In it also firstly Buddha's statues were made. सबसे पहले अगर कुछ बनाया गया था तो वो था बुद्धा के स्टैचूज. स्तूपास एंड विहारास. स्तूपा. The architecture of Buddhism includes stupas, chaityas and viharas. Stupa means a small dome-shaped architecture
The stupas of Sanchi, Lumbini, and Sarnath are the main stupas. Kanishka constructed a huge stupa named Sahaji Ki Deri in Purushpur, which is now known as Peshawar. Caves were made by carving mountains and Jain and Buddhist monks. Caves were made by carving mountains for Jain and Buddhist monks. These places were known as viharas. Jain and Buddhist monks studied in these viharas. Gomteshwar, the Jain statue located in Shravan Belgauda, is world famous. Okay, so generally stupas और viharas are connected with Jainism and Buddhism, और इसमें ये जो मेन मैंने आप पढ़ के बताए are the main and the important stupas and viharas. Heritage in education. Looking at the extension of Harappan civilization and their developed town planning, it can be said that higher education and technical education has been imparted in India since 4000 years. Remains of educational institution has been found from Mohenjo-daro. This civilization is also called Bronze Civilization because they had knowledge about bronze technology. It can be said that chemistry might have also been developed at this time. Forts, houses, baths, roads show development of civil engineering. The development of textile and shipping shows that the mechanical engineering system had been holding in India since the time of Harappan culture. अब हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने से हमको ये पता चलता है कि इंडिया में जो हायर एजुकेशन है और टेक्निकल एजुकेशन है वो 4000 ईयर्स से दी जा रही है. कैसी एजुकेशन? सो एजुकेशन रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ओके, ये सारी जो टेक्सटाइल डेवलपमेंट है, शिपिंग है, ये सारी जो एजुकेशन है वो पहले से दी जा रही है. Remains of 5 Vidyapeeths. Vidyapeeths means universities. So remains of 5 Vidyapeeths imparting education which can be called universities presently have been found. For which are those 5 Vidyapeeths? So one is Takshashila near Gandhar in northwestern India. Was a great educational pilgrimage. It taught ethics, Sanskrit, grammar, astronomy and astrology, Hinduism and philosophy. जो तक्षशिला है गांधार में, वहाँ पे कौन सी एजुकेशन, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती थी? तो एथिक्स पढ़ाए जाते थे, संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, हिंदुइज़म और फिलोसॉफी पढ़ाई जाती थी. ग्रेट philosophers and rulers like Panini, Chanakya, Chandragupta, Jivak had become renowned from these educational institutes. So तक्षशिला से कौन कौन पढ़ के निकले हैं? पनीनी, चाणक्य, चंद्रगुप्ता और जीवक. One such educational institution in Bihar was known as Nalanda University. अब दूसरी विद्यापीठ का नाम क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में है. ह्यून सैंग हैड ऑल्सो विजिटेड इट. और ये नालंदा यूनिवर्सिटी में ह्यून सैंग भी विजिट कर चुके हैं. हियर ऑल्सो हिंदू एंड बुद्धा फिलोसॉफीज वे टॉट. अब पहले ना फिलोसॉफीज बहुत पढ़ाई जाती थी. सो हिंदू और बुद्धा की जो फिलोसॉफीज है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी. नागार्जुन ऑफ नालंदा विद्यापीठ वॉज अ ग्रेट केमिस्ट. जो नागार्जुन थे नालंदा विद्यापीठ के या नालंदा यूनिवर्सिटी के, वो एक बहुत बड़े केमिस्ट थे. ही स्टार्टेड यूजिंग एश ऑफ मर्क्यूरी एज अ मेडिसिन फॉर द फर्स्ट टाइम. There are evidences that there was a great Vidyapeeth in Vallabhi of Gujarat in 6th to 7th century. Huan Sang has written a lot regarding this university also.
तीसरी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? वल्लभी ऑफ गुजरात. Many students used to come here to study. Students had to give entrance exam for admission. The principals would take a written examination and later they used to send students for interview. Such a modern educational system was prevalent in India at that time. The knowledge of all three religions, that is Hinduism, Buddhism, and Jainism, was imparted along with meditation, astrology, and astronomy. In Bengal, two Vidyapeeths existed, namely Vikramshila and Anantapuri. So one was in Gandhar, the another was in Bihar, third is in Gujarat, fourth and fifth is in Bengal. Vikramshila and Anantapuri, where a large three-storied library of Buddhism was built. Coins. Coins are an important source to know about prosperity of Indians in the past. Oldest coins in India are known as Panchmark coins of 5th century BC. Okay, so जो oldest coins है इंडिया के वो कौन से हैं? Panchmark coins. After that, Indo-Greek kings started special type of golden coins. The best coins found belong to Gupta era. India's great cultural heritage is unique throughout the world, and this can be understood by, if you study the coins, you will come to know. So this was the end of the chapter 8, The Glory of Bharatvarsha. I hope you have understood the chapter thoroughly. It's time to understand the exercises which is given at the end of the book. So let's start with the fill in the blanks. Fill in the blanks with correct words. First, the art of direction includes dash and dash. So, what is the answer? The art of direction includes dance and drama. Special literature of South India is Sangam literature. Dash was a Greek ambassador in the court of Chandragupta Maurya. Who was a Greek ambassador? So Megasthenes was the Greek ambassador. From Dash in Madhya Pradesh, paintings of Neolithic age have been found. It is Bhimbetka. Fifth, coins of 5th century BC are called, क्या कहते हैं उनको? पंचमार्क कॉइन्स कहते हैं. फाइन. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर के बारे में एक शॉर्ट टिप्पणी कीजिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखिए. ठीक है. सेकेंड इज विच फॉरेन ट्रेवलर्स टूरिस्ट केम टू एंशिएंट इंडिया. कौन कौन से फॉरेन ट्रेवलर्स या टूरिस्ट इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में आए, तो उनके बारे में लिखना है. सॉरी. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्तूपास एंड चैत्यास. स्तूपा और चैत्या का मीनिंग क्या है वो एक एक लाइन में आपको लिखना है. विच सब्जेक्ट्स वे टॉट इन तक्षशिला. कौन कौन से सब्जेक्ट्स तक्षशिला में सिखाए जाते थे. रॉयल कॉइन्स ऑफ विच गुप्ता किंग्स हैव बीन फाउंड. कौन से गुप्ता किंग के जो रॉयल कॉइन्स हैं वो मिले हैं. ओके. नाउ यू हैव टू डू एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको ट्रू और फॉल्स करने हैं. फर्स्ट, द उपनिषद्स इंक्लूड द मांडुक्य, मत्स्य, मुंडक Upanishad. It's true. The book Indica, written by the Greek sailor Ptolemy, gives information about the ports of India. It is false. Paintings of Jatak stories of Buddha, which have been found in Ellora caves, are world famous. It is true. The confluence of Greek and Indian sculpture is found in Gandhar style.
Again, this is true. Last, Nalanda University of Gandhar region of ancient India was world famous. This is false. नालंदा यूनिवर्सिटी गांधार की नहीं है. नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ की है? गांधार में तो तक्षशिला है. नालंदा यूनिवर्सिटी इज इन बिहार. Okay, now you have to write short notes on non-religious literature, Smriti's text, plays and epics, संगम लिटरेचर. ठीक है, ये आपको लिखना है. सो आप किस पे पहले सॉरी नॉन रिलीजियस लिटरेचर में जब लिखेंगे तो आप लिटरेचर के बारे में बताएंगे, फिर उसके अंदर आप स्मृति टेक्स्ट लिखेंगे, प्लेस एंड एपिक्स के बारे में लिखेंगे, संगम लिटरेचर के बारे में लिखेंगे. करेक्ट. उसके बाद सॉरी सेकेंड इज स्कल्पचर ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो आप स्कल्पचर्स के बारे में लिखेंगे. फाइन. थर्ड इज एग्रीकल्चर इन एंशिएंट इंडिया. सो अगेन यू विल राइट अ स्मॉल paragraph of 3 to 4 lines about agriculture in ancient India. Village and town life of ancient India. This is also given in your textbook. Only you have to frame it in your own words. Alright, so with this I end my chapter and we have finished lesson 8, the glory of Bharatvarsha. Thank you for watching my video. I hope आपको ये chapter समझ में आया होगा. In case you have any doubt, I request all of you to please write in the comment box and I will surely get back to you. I also want all the viewers, those who have not subscribed yet, to please subscribe my channel and hit the bell icon so that you get a notification in your mailbox and you won't miss even a single video. Thank you once again for watching the video.